मेरे साथ में रवनीत बिट्टू जी हैं जो कि पंजाब से आते हैं। सर, आपकी एक फ़ोटो वायरल हुई जिसमें आप भागते हुए जा रहे हैं प्रधानमंत्री के घर पर। क्या था वो? कैसे हुआ? क्योंकि कभी भी हुँ, जो टाइम दिया हुआ है उससे लेट नहीं होना चाहिए। अच्छा। और प्रधानमंत्री जी के घर में क्योंकि बहुत वीवीआईपीज, उनकी वजह से वो रोड जो वो बंद थे। हुँ, कभी राजनाथ जी आ रहे थे तो इसलिए गाड़ियाँ पीछे रोकी थी, कभी कभी कोई कैवलकेड आ रहा था, इसलिए मैंने बेहतर समझा हाँ, भी अपना चल के ही पीएमओ की तरफ चलते हैं। और मेरी वो साथ में सैर भी हो गई हुँ, और चलते हुए अंदर चले गए और यही बात थी। पर क्योंकि ट्रैफिक की वजह से लेट ना हो जाएं, हुँ, आज भी यही कहा प्राइम मिनिस्टर ने, बार बार अंदर कहा भी। शपथ लेने में पिछली बार बहुत मंत्री लेट हो गए थे, ट्रैफिक थी, हाँ, तो वहां पे आप आधा घंटा घंटा पहले पहुंच जाइए। हाँ। और ये ना हो भी आप ट्रैफिक में फंसे रहें और वहां पे लेट हों। अच्छा, एक चीज़ और बताइए रवनीत जी कि आपको उम्मीद थी कि लुधियाना से हारने के बावजूद आपको फ़ोन आ जाएगा और आपको प्रधानमंत्री बुला लेंगे? मेरे मन में 100% हाँ, ये उम्मीद ही नहीं थी, हाँ। मुझे विश्वास था। कैसे? क्योंकि जब भी मैंने बीजेपी ज्वाइन की, हुँ, उनको भी ये था भी ये इतना बड़ा जो कांग्रेस पार्टी में हुँ, सरदार बेअंत सिंह जी जो पार्टी को बनाने वाले पंजाब में, हुँ, और 3 टाइम एमपी जो बिल्कुल 14 और 19 में कहीं कांग्रेस का नाम निशान नहीं था, और वो जीता और छोड़ के बीजेपी में आ रहा है। हुँ, तो ये एमपी बनने के लिए नहीं आ रहा, हुँ, ये पंजाब के लिए। हुँ, क्योंकि वहाँ मैं चौथी बार, अब 7 एमपी जीते हैं, मेरा लुधियाना कांग्रेस जीती है, मैं फिर जीत जाता। हुँ, लेकिन 4 बार जीत के ऑपोजिशन में पंजाब का क्या कर सकता था, लुधियाना का क्या कर सकता था? कुछ नहीं। हुँ, वहाँ तो सिर्फ काले कपड़े डाल के नारेबाजी और इस हाउस को रोकना, ये काम रहेगा अब भी। ये अब मैं बीजेपी में चाहे मैं मंत्री बन गया, हुँ, ना भी बनता, हुँ, सरकार में बैठ के पंजाब का तो काम करता, लुधियाना के तो काम करता। इसलिए मेरी ये सोच थी, इस सोच को ही देखते हुए। हुँ। और इसमें मुझे मंत्री बनाना नहीं इम्पोर्टेंट, इसमें प्रायोरिटी पंजाब है। किसने आपको जानकारी दी? कहाँ से ये सूचना आई थी? आपको प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के लिए बुलाया हाँ, गया? मुझे सुबह 8:45 बजे माननीय जेपी नड्डा जी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि आपका नाम मंत्रिपरिषद में है और मंत्रिमंडल में है, और आपको तो 11:30 बजे वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके आवास पर बुलाया है। तो मुझे तीसरी बार मौका मिला, इसका बहुत बड़ा आनंद है, मेरे समाज को बहुत बड़ा आनंद है। और लगातार मेरे पार्टी का एक भी लोकसभा में मेंबर ना होने के बावजूद भी मुझे मंत्री पद का मौका दे दिया गया, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं लोगों की सेवा करता रहा हूँ, और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को मालूम है कि मैं ईमानदार आदमी हूँ, मैं कोई ऐसा डाउपीज करने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं सीधा साधा आदमी हूँ। और इसीलिए मेरा फ़ायदा उनके पार्टी के लिए, उनके सरकार के लिए है। और महाराष्ट्र में आने वाला जो विधानसभा का जो चुनाव है उसके लिए भी मेरे मंत्री पद का फ़ायदा होगा, इसीलिए मुझे मंत्री पद की संधि मिली है। देवेंद्र फडणवीस आपसे मिलने आए थे। विधानसभा चुनाव की तैयारी भी चल रही है। क्या बातचीत हुई? आपने कहा कि एक राजनीतिक संदर्भ है आपका सरकार में शामिल होने के पीछे। हाँ, मुझे लगता है कि माननीय देवेंद्र फडणवीस जी बीजेपी के जैसे सीनियर लीडर भी है, महाराष्ट्र के डीसीएम भी है, और वो मेरे कोठी पर कल आए थे और आधा घंटा तक उनके साथ मेरी बात हुई। और उन्हें बताया कि भाई जो लोकसभा में जो अपनी हार हुई है वो हार हमारी बहुत बड़ी हार नहीं है, सीटें जरूर कम आई है, लेकिन जो वोट मिला है वोट कुछ 5-10 लाख कम वोट अपने को मिला है, लेकिन हमारी सीटें बहुत कम वोटों से हारी है। और संविधान बदलेगा इसी तरह का प्रचार किया गया, इसलिए दलित आदिवासी समाज में बहुत बड़ी उनको मिसगाइड करने का प्रयत्न हुआ था। लेकिन इस वक्त हम सब लोग डट कर लड़ेंगे और आने वाले विधानसभा के चुनाव में आरपीआई का पूरा सपोर्ट रहेगा, ऐसा मैंने उनको बताया है। और दलित वोट अगर हमारे साथ पूरा आ जाता है तो महाराष्ट्र में हमारी महायुति की सरकार आएगी, और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरा महाराष्ट्र में मजबूत करने के लिए, देश में मजबूत करने के लिए मैं काम करता रहूँगा। आखिरी सवाल, आप सामाजिक कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। इस बार मंत्रालय को लेकर भी क्या कोई बातचीत हुई? हाँ, मंत्रालय के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था 11:30 बजे, उनके यहाँ उन्होंने मीटिंग में बुलाई है। तो जो भी मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी वो जिम्मेदारी मैं बहुत अच्छी तरह निभाने का काम
करता रहूँगा। आप भी शामिल होंगे आज शपथ ग्रहण में? शपथ ग्रहण का एक साक्षीदार रहूंगा। ये तीसरी बार है। इसके पहले 26 मई 2014 को आया था, 30 मई 2019 को आया था, अब 9 तारीख को आ रहा हूँ, 9 जून 2024 को। बड़े खुशी के साथ आ रहा हूँ क्योंकि बचपन से हम जो संकल्प करते हुए भारतीय जनता पार्टी का झंडा हाथ में लिया, तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे ना रहे, अब भारत को वैभवशाली बनते हुए हम जब देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है। जब भारत 5वें क्रमांक की इकोनॉमी में आता है, 193 देशों में हम 5वें क्रमांक में आए तो खुशी होती है। जब इस देश का झंडा लेकर यूक्रेन रशिया के युद्ध में पाकिस्तानी स्टूडेंट अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और वहाँ से निकलने के समय वो झंडा उसके काम में आता है तो हमें बहुत खुशी होती है। जब हम लाल चौक में जाते हैं और लाल चौक में तिरंगा फहरते हुए देखते हैं तो बहुत दिल से खुशी होती है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कामरूप से कच्छ तक इस देश के 80 करोड़ जनता को मुफ्त में अनाज देते हुए देश के प्रगति की बात करने वाला प्रधानमंत्री, जो देश के जनता को अपना परिवार समझता है, बाकी पार्टियों के लिए उसका परिवार देश है और इनके लिए देश अपना परिवार है, तब हमें ये विश्वास होता है कि एम फॉर मदर ये अपने बच्चों का नुकसान नहीं होने देती और एम फॉर मोदी इस देश के जनता का, इस देश के परिवार का नुकसान नहीं होने देगी। जो खुशी का लड्डू आप अपने कार्यकर्ताओं को खिला रहे हैं, दूसरी बार मौका मिल रहा है, कितनी खुशी? देखिए, मुझे लगता है कि ये सेवा का अवसर है और देश की सेवा का सौभाग्यपूर्ण अवसर जोधपुर की जनता ने दिया, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने दिया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिया और अभी प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर यह सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। पूरे प्राण और प्रण की ऊर्जा के साथ में विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर के जो माननीय प्रधानमंत्री जी चले हैं उसके साथ हम भी काम करेंगे। तीसरी बार आप शपथ लेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। पहली बार आपने लिया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, स्वाभाविक है। माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने भरोसा किया है और जो भी दायित्व मिलेगा उस दायित्व का निर्वहन करने की कोशिश करूंगा। बिहार क्या उम्मीद रखे गिरिराज सिंह से इस बार? देखिए, बिहार में भी एनडीए की सरकार है, दिल्ली में भी एनडीए की सरकार है, मिलजुल करके हम लोग काम करेंगे। आप अभी ग्रामीण विकास मंत्रालय में थे, किसी पर्टिकुलर मंत्रालय की आपको उम्मीद है? देखिए, मंत्रालय किसी के नज़र में जो हो, मेरे नज़र में ना कोई छोटा होता है ना बड़ा होता है, जिम्मेदारी होती है। मैं तो बिहार में कोऑपरेटिव का देख चुका हूँ, एनिमल हस्बेंड्री, इसलिए मुझे तो कोई विभाग कम नहीं दिखता। एक आखिरी सवाल, कब तक आपको लगता है कि कहा यह जा रहा है, कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, अस्थिर सरकार है, कमज़ोर सरकार है? देखिए, देहात की कहानी है, खट्टे अंगूर कौन खाए, अंगूर तो मिला नहीं उन्हें। कांग्रेस 10 साल प्रयास करने के बाद 99 नहीं पार कर पाई। ये टोटल टुकड़े टुकड़े गैंग मिल कर के भी 234 लाए, बीजेपी के बराबर भी नहीं आए। इनको थेथरोलॉजी के सिवा और ये कुछ नहीं कर रहा, इनके पास कुछ कहने को नहीं है। इन्होंने तो कहा था मोदी को रोक देंगे, तो क्या रोके? मोदी तो प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार इतिहास रचा। नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो हनक नहीं रहेगी प्रधानमंत्री की। हनक क्या होता है? काम होता है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, यही सबसे बड़ा हनक है। आपको नहीं लगता है कि सरकार कमज़ोर रहेगी पिछली सरकारों के मुकाबले? कोई कमज़ोर नहीं होगी, क्योंकि जो भी पार्टियां साथ में हैं एनडीए, वो भी देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। पूरी 5 साल चलेगी सरकार? 200% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ।